प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमार इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए कड़वी दवा देनी शुरू कर दी है। पहली खुराक मिली है रेल भाड़े में भारी बढ़ोतरी के रूप में। एक झटके में यात्री किराए में 14% की बढ़ोतरी की गई, जबकि ढुलाई भाड़ा 6.5% महंगा हो गया है। सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार का यह पहला बड़ा फैसला है जो लोगों पर भारी पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह फैसला कितना सही है। क्या यह अच्छे दिनों की आगाज है रेलवे में सुधार के लिए? क्या इसे मोदी का बोल्ड फैसला माना जाए या फिर जनता विरोधी जैसा कि विपक्ष इसे बता रहा है? नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन RN मल्होत्रा और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के मनीष अग्रवाल, जो इंफ्रा और रेल मामलों को देखते हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले रेलवे के फाइनेंसिस को लेकर तो हम आमतौर पर वैसी चिंता जताते हैं, कहते हैं एक डोलड्रम्स में है, बेहद खस्ता हाल है रेलवे के फाइनेंसिस। सरकार के इस मूव को आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, ये जो किराए हैं, स्पेशली पैसेंजर किराए, ये लास्ट टाइम प्रॉपरली बढ़े थे सन 2002 में। उसके बाद 12 साल हो गए हैं। 12 साल में अगर आप देखें जो कॉस्ट इंडेक्स है वो करीब 120-130% बढ़ गया है। तो जो खर्चे हैं रेलवे के वो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। सन 2006-2007 तक क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा था तो इनकम भी रेलवे की बढ़ रही थी, तो वो उसमें कुछ समा गया। उसमें कुछ 17,000 करोड़ कुछ सेफ्टी फंड भी मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे कुछ पुरानी रेल कोचेज सिग्नलिंग को बदल दिया गया। तो उसके बाद से सन 2006, 2007, 2008 से जब से रिसेशन शुरू हो गया, जीडीपी बढ़ना कम हो गया, तो माल भाड़ा भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जैसे बढ़ना चाहिए, और रेलवे की इनकम भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। और खर्चे तो क्योंकि जितना स्टाफ है उसको कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से आपका बढ़ाना पड़ता है, तो इस हिसाब से फिर रेलवे काफ़ी माइनस में जा रही थी। तो जो इन्वेस्टमेंट करना था इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पैसेंजर फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा था। ओके, तो ये कदम तो बहुत ज़रूरी है। ओके, जरूरी कदम था। हमारे साथ मनीष भी हैं। मनीष, ये जो फेयर हाइक आया है, पैसेंजर 14% के आसपास, फ्रेट में 6.5% के आसपास, मैं जानना चाहता हूं किस हद तक इससे डायनामिक्स बदलेंगे, किस हद तक फिस्कल हालात, वित्तीय हालात रेलवेज के सुधरते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ये नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट वाली बात है। इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें, करीब 30% रेवेन्यू पैसेंजर से आता है और 70% फ्रेट से आता है, तो मोटा मोटा 7-8% जो है वो रेवेन्यू में बढ़त होगी इन दोनों का अगर वेटेड एवरेज लें तो। और इन्फ्लेशन भी करीब करीब उतना ही रहा है, तो जो वाकई बढ़त होगी वो वॉल्यूम से ही होगी। तो इससे इतना ही होगा कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 90 से शायद 85 तक चला जाए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो गैप है वो बढ़ता ना जाए, बल्कि धीरे धीरे कम किया जाए। आपने जो बॉलपार्क मोबिलाइजेशन कहा, कितना कहा? मैं क्योंकि लास्ट पढ़ा था 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इस मूव के चलते रेलवे के पास आएंगे। तो मैं वही, अगर 14 और 6 का वेटेड एवरेज 30%, 70% के उसमें लें तो करीब 7-8% बनेगा। 7-8% के आसपास। मल्होत्रा साहब, रेलवे के जो लॉसेस हैं पैसेंजर सेगमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से 26,000 करोड़ रुपए के आसपास स्टैंड करते हैं, अगर मैं मेरा आंकड़ा ये सही है तो। उस लिहाज से तो ये भरपाई के लिए तो बहुत ही कम अमाउंट है। हाँ, तो ये ऐसा है ना कि ये थोड़ा थोड़ा करके एट ए टाइम तो नहीं बढ़ा सकते ना। एट ए टाइम नहीं आप कह सकते कि हम 50%, 100% बढ़ा देते हैं। तो ये तो जो पिछली गलतियां हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा जैसे इन्फ्लेशन होता है, जैसे ऐसे प्राइसेस बढ़ती हैं, कॉस्ट बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, कुछ तो जो इंक्रीज होता है उसको रेलवे अपनी एफिशिएंसी से या उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके तो उसको कुछ अब्जॉर्ब करती है। तो उसके अलावा जो कुछ इंक्रीज है वो तो हर साल अगर होता रहे तब लोगों को इतना नहीं चुभेगा। अब ठीक है, 14.5% किया है, तो अगर हर साल 5-5% होता रहे या 4-4% भी होता रहे तो उससे ना लोगों को चुभेगा और रेलवे का भी काम चलता रहेगा। इसका मतलब है कि अगर सरकार वाकई बहुत सीरियस है रेलवे के फिस्कल हालात, माली हालात, वित्तीय हालात को सुधारने के लिए, तो हमें तैयार होना चाहिए। और भी कुछ बिटर डोजेज आती हुई नजर आएंगी, यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से
कि फ्रेट हाइक्स, पैसेंजर फेयर हाइक्स आगे भी देखने को मिल सकते हैं, इफ नॉट इमीडिएट फ्यूचर में, अगले बजट तक रोड मैप अगर लेआउट कर रहे हैं तो यहां से एग्रेसिव हाइक्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं मल्होत्रा साहब? हाँ, वो तो फिर एक साल देखने के बाद कि भाई इसका क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट के पास ये सब असेस करने के लिए इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने जो भी फिगर्स अवेलेबल थे उसके हिसाब से कुछ इंक्रीज़ किया है। एक्चुअली ये जो इंक्रीज़ है, जहाँ तक मुझे पता है 14.5% और 14% और 6.5%, ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम ही इसका सारा डिटेल बना लिया गया था, पर उस वक़्त क्योंकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी तो वो इशू नहीं कर पाए थे। तो वही वो जो, क्योंकि उसका सारे कैलकुलेशन, सारी उसकी रिक्वायरमेंट, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो वो जैसे ये गवर्नमेंट आई है, उन्होंने उसको देख के कि हाँ इतना तो ज़रूरी है ही, तो उन्होंने इशू कर दिया। मनीष, एंड ऑफ द कोशिश ये रहेगी कि जो पैसेंजर लॉसेस हो रहे हैं पैसेंजर साइड में, वो फ्रेट से क्रॉस सब्सिडाइज ना हो जो अब तक होते हुआ नजर आ रहा है, ऐसी कोई मंशा नजर आ रही है? ये डेफिनेटली ये मंशा रहेगी। ये अभी तो इससे नहीं इतना फर्क पड़ेगा, पर वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखनी पड़ेगी कि भाई ये उस कितना किया जा सकता है। पर मेरे ख्याल में 100% तो ये सब्सिडाइजेशन बंद किया नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, पर जो सब्सिडाइजेशन है वो कम ज़रूर करने की ज़रूरत है और होता रहेगा। मनीष, आपका क्या टेक है? मैं आपसे जानना चाहता था इसका। नहीं, मैं मल्होत्रा साहब से सहमत हूँ कि ये प्रोसेस उसी डायरेक्शन में रहेगा और 14 और 6% का जो गैप है उस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि अगर हम पहले फ्रेट की बात लें तो फ्रेट में भी रेलवे का शेयर कम होते जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो रोड पे जा रहा है। इसका असर पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस पे। हमारे देश में हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीडीपी का 25% हो जाए और उससे 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट हों। तो उसमें कई चीज़ें चाहिए, उसमें ये भी चाहिए कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है देश में वो कम हो। तो जो स्कोप है फ्रेट के ऊपर और ज़्यादा भार डालने का, फ्रेट को और बढ़ाने का, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम पैसेंजर्स की तरफ से भी देखें तो ये ज़रूर कड़वी दवा लगती है, क्योंकि 14% है, लेकिन जैसा मल्होत्रा साहब ने कहा कि 10 साल से बढ़े नहीं हैं। और मेरे ख्याल से जो पैसेंजर्स भी हैं, बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऐसे हैं जिनको प्राइस का उतना असर नहीं पड़ता है जितना क्वालिटी, सर्विस, सेफ्टी का पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये भी देखना पड़ेगा कि एक क्लास ऑफ पैसेंजर्स हैं जिनको सर्टेनली सब्सिडाइज ट्रैवल की ज़रूरत है, लेकिन वो सारों को नहीं है। पर आज जो फेयर हाइक्स हुए तो अक्रॉस द बोर्ड हुए जी, नहीं वो हुए हैं, लेकिन मैं एक ब्रॉडर पॉइंट कह रहा हूँ कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है वो सर्टेन लेवल तक ज़रूरी है, लेकिन फोकस ज़्यादा सर्विस क्वालिटी, एफिशिएंसी, टाइमलीनेस, पंक्चुअलिटी, इन सब पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो चाहिए पैसेंजर्स को। आज अगर आप देखें तो पैसेंजर्स में भी जो रोड का शेयर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस मिल रही है। लोग बसों में ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं जब ना कि स्टेशन पे जाके ट्रेन में चढ़ने। आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए, एक एक करके उस पर टच अपॉन करूंगा मैं, लेकिन क्योंकि फ्रेट्स की बात हुई थी, एक जो पार्टी जिसको डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं बिनानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद जुनेजा जी। जुनेजा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। आज जो रेलवे का मूव आया है दरें बढ़ाने का, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, एज ए इंडस्ट्री भी हमें तो डायरेक्टली हिट करता है। आज जो 5.5 6.5 का इन्होंने रेलवे फ्रेट बढ़ाया है भाड़ों के ऊपर, अब इसको हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे एज ए सीमेंट इंडस्ट्री कि इससे ऊपर का भार जो है पूरा का पूरा कस्टमर को और ना देना पड़े। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा रोड वर्सेस, अभी तक वर्ल्ड वाइड रेलवे ज्यादा यूज होती थी और रोड ट्रांसपोर्ट कम होती थी, ट्रकिंग। बट नाउ वी इसके अंदर देखना ही मुद्दा यही आएगा मेन कि गैप बहुत कम हो गया रेल एंड रेल का, और वर्ल्ड वाइड इट इज अबाउट 30% ऑलवेज रेलवे चीपर देन दी रोड। इंडिया में ये गैप जो है भर के 14% का रह गया। एक तो ये मुद्दा आएगा। दूसरा ये है कि पीछे कुछ दिन पहले ही रेलवे ने इनडायरेक्टली वे के अंदर डेमरेज चार्जेस 10% आज हमारा जो हर एक सीमेंट कंपनी का सामान रेलवे के थ्रू जाता है। 4 घंटे के अंदर आपको 22 वैगन भरनी पड़ती हैं, उसके अंदर आपका 1 घंटा हो जाए। तो इस तरह के कई खर्चे पिछले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर रेलवे ने 10 प्राइस बढ़ा दिए थे। इट इज नॉट ओनली द फ्रेट तो एक एस्पेक्ट है,
इसके ऊपर जो दूसरा एस्पेक्ट है 8 से 10-15% वो एक्सेसरी चार्जेस हो जाते हैं, इंजन लोडिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वैगन आ गई उसका चार्जेस, वैगन, उन सब का भी बड़ा इम्पैक्ट है। तो कहने का मेरा तात्पर्य और मेन आपके सवाल का यही है कि इतनी क्षमता नहीं है सीमेंट कंपनियों के अंदर कि इसको अपने अंदर प्रॉफिट में अब्जॉर्ब करके। मंदी का दौर चल रहा, भी जो गवर्नमेंट की नई सरकार की जो थी की इसके अंदर जो है अभी रोड्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगी, अभी उनका रियल इम्पैक्ट आना नहीं शुरू हुआ। तो सीमेंट के अंदर वन साइड कॉस्ट, अब देखिए पेट्रोल डीजल की कॉस्ट हिराक करके इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई डोंट नो वेयर द इंडस्ट्री विल गो, हाउ वी इंडस्ट्री विल बी एबल टू अब्जॉर्ब सच ए बिग शॉक ऑफ द कमिंग पेट्रोल डीजल रेलवे हाइक। तो बड़ा एक मुद्दा है, सोचना पड़ेगा। तो इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतने लोगों की रोजगारी है, नौकरी है, बैंकों के ब्याज नहीं कम हो रहे, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप। तो आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। जुनेजा साहब बने रहिए हमारे साथ। मनीष, आपने भी ये टॉपिक छेड़ा था, मैं जानना चाहूंगा जो दरें बढ़ी हैं उससे फ्रेट ट्रैफिक में कितना असर होगा, क्योंकि ऑफ लेट, क्योंकि आप दोनों ही रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हेड्स को लीड करते हैं, दोनों वर्टिकल्स को लीड करते हैं, तो आप ज्यादा पैनी नजर रखते होंगे। ऑफ लेट क्या वाकई रेलवेज ने सिग्निफिकेंट बिजनेस रोड ट्रांसपोर्ट को लूज करा था, और इस दरें बढ़ने से कितना इंपैक्ट वहां पे और देखने को मिल सकता है? नहीं, तो डेफिनेटली कि जो रोड पे फ्रेट जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जितना इन्वेस्टमेंट नेशनल हाईवेज वगैरह में हो रहा है उसका भी उस पर सर्टनली असर है। लेकिन जो रेल और रोड का मिक्स है कंट्री में इस वक्त, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैवल हो रहा है, और रोड कॉस्ट के हिसाब से देखें, एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, डेफिनेटली अच्छा नहीं है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा उसका तो आंकलन करना पड़ेगा और फिर पता लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे इकोनॉमी अगर पिकअप करेगी और वॉल्यूम्स पिकअप करेंगी तो इसको अब्जॉर्ब करना उतना मुश्किल नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मल्होत्रा साहब, अग्रवाल साहब, जुनेजा साहब, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे क्या लॉजिक था, क्या रैशनल था कि रेल बजट के अनाउंसमेंट से पहले ही सरकार ने मूव लिया। साथ साथ जुनेजा साहब बने हुए हमारे साथ जो एक एंड यूजर हैं। डर है बाजार को कि शायद यहाँ पे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट और गहराता हुआ नजर आएगा। जुनेजा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एंड यूजर पे कितना बोझ, कितना भार इस मूव का पड़ सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। हमारे साथ बने हुए रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आर.एन. मल्होत्रा, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के मनीष अग्रवाल जो इंफ्रा एंड रेल मामलों को देखते हैं, और बिनानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद जुनेजा। यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि टाइमिंग को लेकर अब काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, आपको पिक्चर में लाना चाहूंगा। लगातार जब से अनाउंसमेंट हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस आ रहे हैं, विपक्ष के रिएक्शंस आ रहे हैं जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आज करने की क्या जरूरत थी जब रेलवे बजट को मेरे ख्याल से मेरे कुछ ही चुनिंदा वीक्स रह गए थे, हफ्ते रह गए थे। आप कैसे इस मूव को रीड कर रहे हैं टाइमिंग के लिहाज से? नहीं, ऐसा है कि इंडियन रेलवे एक्ट के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि ये किराए बढ़ाने या माल भाड़ा बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी चाहिए। ये प्रोविज़न नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो खुद ये अनाउंस कर सकती है बिना पार्लियामेंट के थ्रू जाए। पर ये प्रैक्टिस रही है, पर 1-2 साल ऐसे भी पहले भी हुआ है। पैसेंजर किरायों के लिए नहीं, पर माल भाड़ा इंक्रीज किया गया है बजट से पहले। 1-2 बार पहले भी मुझे याद है पिछले 10-15 साल में। तो ये जब ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं, पर अगर इसको बजट के साथ किया जाए या पार्लियामेंट के साथ किया जाए तो उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी होता है या जैसे अभी अनाउंस हुआ है तो उसका भी बजट में के दौरान डिस्कशन तो होगा, रेलवे बजट में डिस्कशन होगा। तो अगर कोई उसमें चेंज करना हुआ तो तब भी किया जा सकता है। मनीष, क्या आपसे जानना चाहूंगा टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है 16 मई को रेलवे बोर्ड ने इस दरों को बढ़ाने का फैसला लिया था। पिछली सरकार ने उसे टाल दिया था क्योंकि नई सरकार के आने के बाद कहा गया था वो फाइनल फैसला लिया जाएगा, क्योंकि डेली ओवरड्यू लॉसेस होते हुए, एक ओवरड्यू स्टेप था, डेली लॉसेस हो रहे थे, इसीलिए शायद इमीडिएट रिएक्शन के तौर पे आज ही अनाउंस कर दिया गया और 25 से इफेक्टिव कर दिया गया है। नहीं, मैं भी मल्होत्रा साहब से सहमत हूं कि जो
प्राइसिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज है ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है और ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन ही रहना चाहिए, इसमें पार्लियामेंट्री डिसीजन की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कई सारी सर्विसेज हैं जिनके डिसीजन इस तरह से होने चाहिए। ये देखना चाहूँगा कि बहुत दिनों से टैरिफ रेगुलेटरी बोर्ड की बात चल रही है, तो अगर और ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, टैरिफ डिटर्मिनेशन में किस तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, तो यूज़र्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी ये सर्टेनिटी रहेगी कि भाई ये प्रिंसिपल्स कैसे चलेंगे और किस तरह से साल दर साल टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ बजट में अनाउंस होती है या बजट के बाहर अनाउंस होती है तो उससे रेलवे प्राइसिंग में और ज़्यादा सर्टेनिटी हो जाएगी, वरना ये पता नहीं होता है कि अगले साल चेंज होगा या 10 साल बाद चेंज होगा, किस तरह से कॉस्ट कवर होंगे नहीं होंगे। जब आप सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, एम्बिग्विटी है स्पेस में, बहुत ज़्यादा क्लियर कट रोड मैप नहीं है। हम तमाम बजट सेशंस में, बजट स्पीचेस में पीपीपी मॉडल की बात करते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। क्या अब तक वो टूल नहीं पकड़ पाई है? क्या कंसर्न्स हैं रिलेटेड पार्टीज को, इसीलिए अभी तक के पिकअप नहीं हो पाया है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई बहुत ही वायबल पीपीपी मॉडल रेलवे में आया नहीं है। जो थोड़े बहुत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हुए भी हैं वो यूज़र ड्रिवन प्रोजेक्ट्स रहे हैं कि भाई मेरे पोर्ट के लिए या मेरे एरिया के लिए मुझे रेलवे लाइन चाहिए, उसमें मैं इन्वेस्ट कर लूँगा और जो मुझे फ्रेट में डिस्काउंट मिलेगा उससे मेरे रिकवरी हो जाएगी। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपको रेवेन्यू मॉडल भी है और इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और 15-20 साल के ऊपर रिटर्न पाइए, उस तरह का मॉडल अभी तक आया ही नहीं है। तो पहली ज़रूरत है कि वो मॉडल रहे, उस मॉडल में रेवेन्यू पे सर्टेनिटी रहे और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उसकी बात की जा सकती है। जुनेद साहब, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं, क्या आपकी इंडस्ट्री में भी वो दिक्कतें सामने आ रही हैं? बिल्कुल सर, आ रही हैं। जिस तरह रेलवे के अंदर आज इतना फ्रेट जो है, अगर हम यहाँ से एक आप सोचिए, अपने कोई भी सीमेंट कंपनी अपने प्लांट से, अपने कारखाने से कोई 800 किलोमीटर के ऊपर चला जाता है तो वहां से इतना फ्रेट का फर्क पड़ जाता है 800 किलोमीटर। और बिफे देयर आर सर्टेन थिंग, रेलवे की गाड़ियां समझिए राजस्थान से कांडला पोर्ट की तरफ कोयला लेके आती हैं, और अब जब उनसे कहें कि साहब आपका कोयला आ रहा है और हम लोग यहाँ से कुछ अपना सीमेंट या कोई बाकी मिनरल्स भेजना चाहते हैं तो कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलता, खाली वैगन चली जाएगी। नहीं, उसका कहना है, उनका आर्गूमेंट ये कि साहब जो हमारा कोयला आता है उसके अंदर आने जाने का फेयर हम इकट्ठा कर लेते हो तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। कंट्री एज अ होल इज लूजिंग वेदर यू आर टेक्निकली राइट। तो दीज आर दी सम ऑफ दी थिंग्स। और आगे आप देखिए कि किसी भी कंपनी में इतने प्रॉफिट नहीं रह गए, थोड़ी बहुत हर जगह चल रहा है। अब मानसून का सीजन शुरू हो गया, सीमेंट की प्राइसेस स्टिल दिवाली तक कम रहेंगी। जुनेद साहब, क्योंकि आप लगातार सीमेंट प्राइसेस की बात करें, मैं आपसे एक चेक लेना चाहूंगा। 6.5% फ्रेट रेट्स बढ़े, क्या मतलब हुआ इसका सीमेंट की प्राइसेस पे इम्पैक्ट? आपने कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर करे होंगे, आपने अपनी मैथ जरूर वर्कआउट कर ली होगी। कितना इम्पैक्ट प्रति बोरी इस फ्रेट रेट का एंड यूजर पे पड़ेगा, प्रति बोरी प्राइस पे पड़ेगा? नहीं, इस मूवमेंट पे बहुत मुश्किल है। पीपल आर जस्ट वर्किंग कि कितना हम एब्जॉर्ब करेंगे, कितना कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे है क्रॉस, वो सब 6.5 का भी तो ये कह रहे हैं। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ऑल बजट भी आएगा और बजट के अंदर कोई नई करना लग जाए। बजट अलग हुआ, आप कह रहे हैं 6.5 रुपए के आसपास का इम्पैक्ट, क्योंकि आपको तो इनवर्ट फ्रेट और आउटवर्ड फ्रेट दोनों में दिक्कतें आने वाली हैं। अब सब में सर इसका इम्पैक्ट वही आपने बिल्कुल ठीक वजह फरमाया। इन सब चीजों का इम्पैक्ट एक सिंपल थ्योरी को बने कि 2 + 2 4, इट इज सम हिडन कॉस्ट आर आल्सो कमिंग, उसको भी सब देख के इम्पैक्ट तो सर लंबा आएगा, सोचना पड़ेगा लंबी बात। अब हमारे जैसे तमाम कंज्यूमर सर आपसे जानना चाहेंगे, फिर क्या इंडस्ट्री इस स्थिति में किसे एब्जॉर्ब कर सके या फिर आप क्लियरली इसे पास ऑन करते हुए नजर आएंगे? सर एब्जॉर्ब करने की क्षमता तो नहीं है सर, वैसी इंडस्ट्री की हालत जिस तरह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की थोड़ी खराब है। आई थिंक वी हैव टू टेक ए वेरी व्हाट यू कॉल वेरी कॉन्शियस डिसीजन, क्या किया जाए। तो लाइकलीहुड है पास ऑन होता हुआ नजर आएगा। मनीष, क्योंकि हम रेलवे के लगातार फाइनेंसेस पे बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं मल्होत्रा साहब के पास जाना चाहूंगा। मल्होत्रा साहब काफी लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हम रेलवे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफडीआई को लेकर। हालांकि काफी बातें चल रही हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर बातचीत हो रही है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस आने वाले रेलवे बजट में एफडीआई को लेकर कोई कड़े कदम, कोई कड़े फैसले? नहीं, देखिए ये हमें समझना चाहिए कि रेलवे एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ट्रू सर।
इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है फॉर मेकिंग ए रेलवे और डूइंग एनीथिंग ऑन द रेलवे, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी हाई। उसका जो रिटर्न, अगर रेम्यूनरेटिव रिटर्न किसी को चाहिए तो वो कम से कम 10-12 साल से पहले आना नहीं शुरू होता है। तो इस वजह से ये जो पीपीपी की हम बात करते हैं, तो पीपीपी की बात नॉर्मल रेलवे प्रोजेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है और पूरी दुनिया में नहीं होता। ओके। वो सिर्फ कोई छोटे सेक्शंस में जहाँ पर के हैवी इंडस्ट्री बनाई जा रही है या हैवी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें वहाँ पर जो इंडस्ट्री लग रही हैं या इंडस्ट्री प्रोवाइड हो रही हैं, तो उनके साथ मिलके कुछ डेवलपमेंट हो जाता है रेलवे का। पर ये पूरी दुनिया में पीपीपी से रेलवे को एक्सेप्ट फॉर दिस छोटी छोटी लाइनों के सिवा और कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। मनीष, जो एफडीआई को लेकर बात, जैसे कोई माइंस डेवलप होनी है, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैवी माइंस डेवलप होती हैं जिनका आउटपुट बहुत हैवी होता है, तो वहां पर पीपीपी हो जाता है क्योंकि वो लाइन फिर उसी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक बात, पॉइंट टेकन सर। मनीष, ये जो हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा किन स्पेसिफिक पॉकेट्स, किन स्पेसिफिक वर्टिकल्स में ओपन अप करी जा सकती है और वाकई क्या इंडियन रेलवेज एक बेहद अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है विदेशियों के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एफडीआई जो है वो दूसरा या तीसरा सवाल है। उसके पहले सवाल ये उठता है कि किस चीज़ में एफडीआई, क्योंकि रेलवेज तो एक कंप्लीट बॉडी है। तो उसमें से क्या चीज़ बाहर निकाली जाएगी? क्या आप कुछ प्रोजेक्ट्स बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि भाई नए प्रोजेक्ट्स आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कर लें? अगर वो कर लें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, का रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? या तो रेलवे कहे कि मैं भैया आपको एन्युटी पे करेंगे हम, या हम आपको जो फेयर्स हैं, रेवेन्यू है, वो आपको पास ऑन कर देंगे। मैं ये देखना चाहूँगा कि रेलवेज में जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होती है वो बड़ी लंबी होती है और उनकी प्रायोरिटाइजेशन जो है वो फंड्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती है। अगर कुछ ऐसा तरीका हो कि कई जगह स्टेट्स जो हैं वो चाहते हैं कई प्रोजेक्ट्स करना जो सिटीज़ को लिंक करने के लिए, या उनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, NIMZs हैं, उनको लिंक करने के लिए, तो अगर ऐसा तरीका हो कि स्टेट्स को कहा जाए कि ठीक है आप ये प्रोजेक्ट की, तो इट्स अ लॉन्ग रन बैटल। अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है एफडीआई की बात करना भी, उससे पहले काफी कुछ हाउस अपने ऑर्डर में लाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन इसमें अगर स्टेट्स को एनेबल किया जा सके प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना और उसके बाद रेलवे से टेक्निकल अप्रूवल लेना कि भाई ये फाइनली सिस्टम जो है पूरा काम कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में। दुनिया साहब, रेलवे बजट आने से पहले एक दिक्कत इंडस्ट्री के सामने आई फेयर हाइक्स के तौर पे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा क्विकली सर, समय की बहुत ज्यादा कमी है, अब रेलवे बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या सही करें रेलवे मंत्री ताकि इस इंडस्ट्री के हालात सुधर सकें? है कि अब हम इंडस्ट्री पे दया करें, मेहरबानी करें, आने वाले बजट में और कोई फर्दर सरप्राइज ना दे दें जिस तरह ये सरप्राइज दिया है। और ये एटलीस्ट 1 ईयर तक व्हाटएवर दे हैव इंक्रीज, दे शुड बी एबल टू स्टिक ऑन दिस। 1 साल तक इस पे कायम रहें। ये ना हो कि बजट के अंदर और इधर उधर से कोई डिफरेंट कैटेगरीज में डाल के कैटेगरी सीमेंट की बढ़ा दी, एक ही जगह बी कैटेगरी कर दी, उसमें हमें कोई टैक्स लगा दिया, कुछ और कर दिया, कोई सेस लगा दिया, वो सब चीजों के ऊपर ना हो। अब यही इसके ऊपर 6.5 के ऊपर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर नो एडिशनल बर्डन। चलिए, तो सबका मानना है कि एक स्टेप शायद सही डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वाकई रेलवे की वित्तीय हालत, फाइनेंसिस को सुधारना है तो शायद यहाँ से और कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि अब शायद कुछ रियायत देने की जरूरत है रेल बजट में। लेकिन जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप बन रही CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।